आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू पर जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच चल रहे टेंशन को लेकर है। इस वक्त पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है, जहां लोकसभा में कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट पर कुछ इम्पोर्टेंट सवाल उठाए जा रहे हैं, जो डायरेक्टली जुडिशरी की फंक्शनिंग, वर्किंग आवर्स, वैकेंसीज और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। अभी टेंशन तब और बढ़ गए हैं जब इम्पीचमेंट का इशू भी सामने आया, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के केस से जुड़ा है। इस केस में उनके ऑफिशियल रेसिडेंस से बर्न्ड करेंसी नोट्स मिलने का मुद्दा है, जो एक ऐसे इशू को हाईलाइट करता है जिसमें जुडिशियल मिसकंडक्ट एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। इंटरेस्टिंगली बीते दिनों वैसे ही हमें सुनने को मिला कि राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है और अब यूनियन इसे लोकसभा में पेश करेगी और उसमें भी CJ BR गवई को एक लेटर लिखा जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जस्टिस वर्मा की तरफ से एक प्ली पहुंची हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फॉर्म्ड इन हाउस इंक्वायरी पैनल एंड रिपोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रही है, जिसपे आज हियरिंग भी है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच ये टेंशंस किस वजह से है और इस पर पार्लियामेंट में क्या डिस्कशंस हो रहे हैं। इसके अलावा वर्किंग आवर्स, वैकेंसीज एंड पेंडेंसी के इशू को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जो न सिर्फ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए बल्कि एग्जीक्यूटिव रोल को समझने के लिए भी जरूरी है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन से सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल जो श्रीमती DK अरुणा ने लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर से किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस प्रोसीजर में जुडिशियल मिसकंडक्ट को एड्रेस करने के लिए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर हाँ, तो इसमें क्या रिफॉर्म्स कंसिडर किए जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स के साथ इस पर काम हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो इसके रीजंस क्या है। अब इस पे लॉ मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके ऑफिस से तभी हटाया जा सकता है जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर हो, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के एड्रेस के बाद दिया जाता है। अब ये एड्रेस पार्लियामेंट के टोटल मेंबरशिप के मेजोरिटी और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से सपोर्ट होना चाहिए। ये प्रोसेस मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पर होता है और हाईकोर्ट जजेस के लिए आर्टिकल 217 सबसेक्शन 1B में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। अगर हाईकोर्ट जज को रिमूव करना हो तो सेम प्रोसेस अप्लाई होता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जज के लिए है। अब ये प्रोसीजर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। इसके बारे में सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि अगर मोशन पार्लियामेंट में दिया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ अ जज, तो स्पीकर या चेयरमैन उस मोशन को कंसिडर करते हैं और अगर वो एक्सेप्ट किया जाता है तो एक कमेटी बनाई जाती है जो जज के मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की इन्वेस्टिगेशन करेगी। कमेटी के कंपोजिशन में होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अनदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वन फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, और तीसरा मेंबर एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है जो स्पीकर या चेयरमैन के ओपिनियन में होना चाहिए। ये प्रोसीजर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए फेयर और ट्रांसपेरेंट रिमूवल प्रोसेस को इंश्योर करता है। इसके थ्रू जुडिशियल मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी को थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है और तभी कोई डिसीजन लिया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑलरेडी एक फेयर और बैलेंस्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है। अब दूसरा सवाल उठाया श्री राजीव राय ने कि पिछले 3 सालों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का एवरेज वर्किंग डेज कितना रहा। क्या ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कम काम करते हैं जबकि पेंडिंग केसेस काफी ज्यादा हैं? क्या गवर्नमेंट कोर्ट्स के लिए एक मिनिमम कंपलसरी वर्किंग डेज फिक्स करने पर विचार कर रही है ताकि पेंडिंग केसेस का बर्डन कम हो सके? तो इसमें लॉ मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 को आर्टिकल 145 के अंदर बनाया गया है, जो जुडिशरी को अपने वर्किंग आवर्स और डेज को रेगुलेट करने की अथॉरिटी देता है। अब समर वेकेशन लिमिट, जिसमें समर वेकेशन का पीरियड 7 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग डेज और हॉलीडेज की लेंथ को चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं और ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करना पड़ता है। इन रूल्स के मुताबिक टोटल वर्किंग डेज और हॉलीडेज का नंबर 103 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, संडेज को छोड़कर जो वेकेशन पीरियड में नहीं आते। सेकेंड अमेंडमेंट 2024 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेकेशन पीरियड और वर्किंग डेज को थोड़ा एडजस्ट किया। अब पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज और हॉलीडेज का पीरियड 95 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, संडेज को छोड़कर। ये रूल्स और अमेंडमेंट इसलिए बनाए गए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने वर्किंग शेड्यूल को एफिशिएंटली मैनेज कर सके और जजेस को भी अपने काम को अच्छे से एनालाइज करने और जजमेंट्स लिखने का टाइम मिल सके। इसके अलावा इन रूल्स के जरिए कोर्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वेकेशन पीरियड दिया गया है जो ओवरऑल जुडिशियल फंक्शनिंग को अफेक्ट ना करे। फिर श्री गुरमीत सिंह मीत हायर
मैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर से ये सवाल किया था कि केस रेजोल्यूशन में डिलेज के की रीजंस क्या है, पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए कौन से रिफॉर्म्स किए गए हैं। इंडिया के हाई कोर्ट्स में 1/3 सीट्स वेकेंट है, मतलब 1/3 जजेस की पोजीशंस पूरी नहीं हो पा रही। ये सिचुएशन ऑलरेडी ओवरबर्डन जुडिशियल सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रेन डालती है। पेंडिंग केसेस की नंबर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जब जजेस की पोजीशंस ही वेकेंट है तो डिलेज इनएविटेबल हो जाते हैं। कोर्ट में जो जजेस हैं उनके ऊपर काफी वर्कलोड होता है। इसका एक रीजन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ब्रेक होता है जो मई से जुलाई के बीच चलती है। इस दौरान काफी जजेस कुछ केसेस हैंडल करते हैं, पर मोस्टली कोर्ट की बेंचेस वकेशन बेंचेस के नाम से काम करती है। इस साल ये 35 डेज का ब्रेक था और लोग इस ब्रेक को लेकर काफी क्रिटिसाइज भी कर रहे थे क्योंकि 80,000 केसेस पेंडिंग है। पब्लिक का कहना है कि ब्रेक सिर्फ जस्टिस डिले करता है, लेकिन जज का कहना है कि ब्रेक उनके लिए बहुत जरूरी होता है। जजेस अपने जजमेंट्स लिखने, केसेस पढ़ने और रिकवर करने के लिए ब्रेक लेते हैं, पर अगर हम बैकलॉग के बारे में सोच कर देखें तो क्या ये ब्रेक सही है? क्या गवर्नमेंट को इस इशू पर ध्यान देना चाहिए? अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, कोर्ट्स की बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी का अपग्रेड किया जाए जिससे केस डिस्पोजल फास्ट हो सके, इंक्रीजेस जुडिशियल ऑफिसर स्ट्रेंथ, जजेस की वैकेंसीज को फिल करने पर फोकस हो, रिपील आउटडेटेड लॉज, पुरानी और इररिलेवेंट लॉज को हटाकर उनका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाला जा रहा है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इससे लिटिगेशन का लोड कम किया जा सकेगा। अब गवर्नमेंट का कमिटमेंट है स्पीडी डिस्पोजल एंड पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम जुडिशरी को असिस्ट कर रहे हैं ताकि केस बैकलॉग को फेज्ड प्लान में लिक्विडेट किया जा सके। पर ये सवाल उठता है कि क्या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को ही टारगेट कर रही है? क्या एग्जीक्यूटिव अपना रोल नेग्लेक्ट कर रही है? अगर हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव अपना रोल समझे और जुडिशरी को सपोर्ट करे ताकि सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जरूरी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का सपोर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों अपने रोल्स को अच्छे से समझकर परफॉर्म करते हैं तो जस्टिस सिस्टम को बेटर बनाया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।